दोस्तों आज डिफेंस और टेक्नोलॉजी दुनिया की इकोनॉमी का इंजन बन चुके हैं और उनका इंजन है रेयर अर्थ मिनरल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या मिसाइल्स, मोबाइल फोन्स हो या सैटेलाइट्स, इन सब का बेस यही रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है, पूरी दुनिया इन मिनरल्स पर डिपेंड करती है और इनका कंट्रोल सिर्फ एक देश के पास है, यानी चाइना के पास। और इसी मोनोपोली पर अब पीएम मोदी ने खुला संदेश दिया है ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से। उन्होंने कहा कोई भी देश इन रिसोर्सेज का वेपन की तरह इस्तेमाल ना करे। ये सीधा इशारा था चाइना की तरफ, जहां से दुनिया के 75% से ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोसेस होते हैं। चलिए अब समझते हैं कि ये रेयर अर्थ्स या क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं। नाम से लगता है जैसे कोई दुर्लभ चट्टान या कीमती पत्थर हो, लेकिन असल में ये कुछ ऐसे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो ज्यादा फ्लैशी तो नहीं लगते, लेकिन बिना इनके आज की मॉडर्न दुनिया चलेगी ही नहीं। कुल 17 एलिमेंट्स का ग्रुप होता है, जिसमें 15 लिथिनाइट्स के साथ स्कैंडियम और यट्रियम शामिल होते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये हाई डेंसिटी और कंडक्टिविटी वाले एलिमेंट्स होते हैं जो टेक और डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए बेहद जरूरी होते हैं। ये एलिमेंट्स मिनरल्स जैसे मोन्ज़ेटे, बेस्टनाजाइट और लूपराइट में मिलते हैं और इन्हें दो कैटेगरीज में बांटा गया है। लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे सीरियम, लिथिनम और हेवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे डायस्पोरियम, ट्रिबियम। नाम भले ही रेयर हो, लेकिन ये एलिमेंट्स अर्थ की क्रस्ट में काफी मात्रा में होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये कभी भी इतनी हाई कंसेंट्रेशन में नहीं मिलते कि माइनिंग इकोनॉमिकली फीजिबल हो। इनका एक्सट्रैक्शन और प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स और कॉस्टली होता है, जो हाई एंड टेक्नोलॉजी और स्किल्ड मैन पावर मांगता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स दुनिया भर में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स ही हैं जो ग्लोबल सप्लाई में हॉटस्पॉट के रूप में उभर कर आए हैं। सबसे बड़ा नाम है चाइना, जिसके पास लगभग 44 मिलियन मेट्रिक टन का रिजर्व है और जो हर साल 2.7 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा REEs प्रोड्यूस करता है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे 2025 के डेटा के मुताबिक चाइना दुनिया के टोटल REE प्रोडक्शन का 75% कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन ये सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं है। चाइना ने अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों में माइंस में इन्वेस्टमेंट करके अपस्ट्रीम कंट्रोल भी हासिल कर लिया है और नीचे रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और बैटरी प्लांट्स तक सब कुछ उसी के हाथ में है। इसका मतलब अगर चाइना चाहे तो किसी भी वक्त एक्सपोर्ट रोककर दुनिया के टेक और एनर्जी सिस्टम्स को झटका दे सकता है। और दोस्तों, ये कोई इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं है। चाइना ने पहले भी ऐसे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जिससे वेस्टर्न कंट्रीज की सप्लाई चेन्स हिल गई हैं। 4 अप्रैल 2025 को चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। ये सीधा जवाब था यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ्स के खिलाफ। चाइना ने ये रिस्ट्रिक्शन स्ट्रेटेजिकली इसलिए लगाए ताकि यूएस अपने टैरिफ्स वापस ले, और ये काम भी किया क्योंकि रेयर अर्थ्स के बिना फैक्ट्रीज बंद होने की नौबत आ गई थी। सोचिए दोस्तों, जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस को भी चाइना झुकाने में सफल हो गया, और यही रिसोर्स वेपनाइजेशन का सबसे बड़ा उदाहरण है। सबसे हैरानी की बात यह है कि वेस्टर्न देश 2011 से वार्निंग साइन देख रहे थे, जब चाइना ने जापान के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट के बाद रेयर अर्थ्स का एक्सपोर्ट कट कर दिया था। उस वक्त जापान ने तुरंत रिएक्ट करते हुए ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में इन्वेस्ट किया, रिसाइकलिंग पर फोकस किया और अपना ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन डेवलप कर लिया। लेकिन हर देश जापान जैसी तेजी अडेप्ट नहीं कर सकता। कारण ये है कि हर देश के पास ना ही वैसे रिसोर्सेस होते हैं और ना ही एजिलिटी। और ये मोनोपोली चाइना ने सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनाने के लिए भी यूज किया। जैसे 2010 में जापान के खिलाफ एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और अब यूएस के खिलाफ सैंक्शंस के जरिए। ये दिखाता है कि REEs सिर्फ मिनरल्स नहीं, जियोपॉलिटिकल वेपन्स बन चुके हैं। इसीलिए जब 2025 में बीजिंग ने फिर से एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाई यूएस और दुनिया भर के ट्रेडिंग पार्टनर्स के खिलाफ, तो ज्यादातर देश चौंक गए। फैक्ट्री क्लोजर्स का रिस्क आ गया, ऑटोमेकर्स ने प्रोडक्शन कट किया और ग्लोबल सप्लाई चेन्स हिल गई। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि दुनिया ने पहले से सिस्टमैटिकली प्रिपेयर नहीं किया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में पीएम मोदी का ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से दिया गया वार्निंग एक वेकअप कॉल है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल साउथ के लिए। जब हम रेयर अर्थ्स की बात कर रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि इंडिया के पास दुनिया का 3rd लार्जेस्ट रिजर्व है, लगभग 6.9 मिलियन मेट्रिक टन। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरला और कर्नाटक
कर्नाटका जैसे कोस्टल स्टेट्स में मोनाजाइट सैंड्स मिल रहे हैं जो आरईज में रिच होते हैं। मोनाजाइट जो कि थोरियम और रेयर अर्थ से भरपूर एक मिनरल है, इंडिया का प्रिंसिपल सोर्स है। लेकिन दिक्कत ये है कि इतने बड़े रिजर्व के बावजूद इंडिया दुनिया के टोटल आरई प्रोडक्शन का सिर्फ 1% ही कंट्रीब्यूट करता है। इसका एक मेजर रीजन है प्राइवेट सेक्टर का नेग्लिजिबल इन्वॉल्वमेंट। अब तक सिर्फ इंडिया रेयर अर्थ्स लिमिटेड इस फील्ड में काम करता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी डोर्स खोल दिए हैं। दूसरा चैलेंज है टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज का अभाव। साथ ही इन्वायरमेंट और हेल्थ कंसर्न्स में हमेशा बैरियर रहे हैं, क्योंकि मोनाजाइट में थोरियम होता है जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और उसकी प्रोसेसिंग पर रिस्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कंट्रोल्स होते हैं। लेकिन रीसेंट ईयर्स में इंडिया ने काफी प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं। 2023 में MMDR एक्ट अमेंड हुआ, जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स को ऑफिशियली क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में डाला गया है। फिर 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्रिटिकल मिनरल्स की सिक्योर सप्लाई चेन बनाना। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और यूएस जैसे देशों के साथ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट्स भी किए हैं क्रिटिकल मिनरल्स पर कॉपरेशन के लिए। यानी दोस्तों, रिजर्व्स तो हैं, अब भारत पॉलिसी और प्रोडक्शन दोनों पर स्पीड बढ़ा रहा है ताकि फ्यूचर में किसी और कंट्री की मोनोपोली के सामने झुकना ना पड़े। यही सब ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट में कहा, कोई भी देश इन रिसोर्सेज का अपने सेल्फिश गेन के लिए या वेपन के रूप में इस्तेमाल ना करे। ये सीधी एक व्हील्ड वार्निंग थी चाइना के लिए कि दुनिया अब ऐसे स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट होल्ड को और बर्दाश्त नहीं करेगी। ब्रिक्स समिट के स्टेज से पीएम मोदी ने एक बहुत क्लियर और पावरफुल मैसेज दिया, नो कंट्री शुड यूज दीज रिसोर्सेज एज अ वेपन। ये लाइन सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं थी, ये एक चैलेंज था उस ग्लोबल इम्बैलेंस के खिलाफ, जहां एक देश अपने पास के रिसोर्सेज का यूज दुनिया पर दबाव बनाने के लिए करता है। मोदी जी ने ब्रिक्स देशों से अपील की कि हम सब मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को सिक्योर और डाइवर्सिफाइड बनाएं। ऐसा सिस्टम तैयार करें जहां किसी एक देश के पास मोनोपोली ना हो और सभी कंट्रीज को इक्वल और फेयर एक्सेस मिले। उन्होंने ये भी कहा कि आज के जमाने में सिर्फ मिनरल्स ही नहीं, एआई जैसी टेक्नोलॉजीज भी पावरफुल टूल्स हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। इसीलिए उन्होंने ग्लोबल एआई स्टैंडर्ड्स की डिमांड की ताकि मिसयूज, बायस और फेक कंटेंट से बचाव हो सके। साथ ही उनका मैसेज ये भी था कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन जैसे यूएन, IMF, WTO अब पुराने फ्रेमवर्क पर नहीं चल सकते। इनमें रिफॉर्म जरूरी है ताकि ग्लोबल साउथ की आवाज भी ग्लोबल डिसीजन में इक्वली सुनाई दे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि पीएम मोदी का ये स्टेटमेंट सिर्फ चाइना को टारगेट करने के लिए था, तो पिक्चर अभी बाकी है। इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रेटेजिक सोच है। पीएम मोदी ब्रिक्स के जरिए ग्लोबल साउथ यानी एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका जैसे डेवलपिंग देशों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये देश मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए जहां चाइना जैसे देशों की मोनोपोली पर ब्रेक लग सके। उनका विजन ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज जैसे क्रिटिकल मिनरल सिर्फ कुछ गिने चुने देशों के हाथ में ना हो, हर देश को बराबरी का हक मिले, फेयर एक्सेस हो, फेयर ट्रेड हो। ऐसा नहीं चलेगा कि कोई एक देश पूरे टेक या एनर्जी फ्यूचर का गेटकीपर बन जाए। और ये सिर्फ इकोनॉमिक कॉपरेशन तक सीमित नहीं है। पीएम मोदी ब्रिक्स को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलना चाहते हैं जहां कंट्रीज अपने दम पर खुद के लिए डिसीजन ले, किसी बड़ी पावर के प्रेशर के बिना, यानी सेल्फ रिलायंस और शेयर्ड स्ट्रेंथ दोनों का मॉडल स्टेब्लिश करना। अभी ब्रिक्स समिट के दौरान ही पीएम मोदी ने बोलीविया और यूरुग्वे के प्रेसिडेंट से मुलाकात की और उनके साथ क्रिटिकल मिनरल्स, ट्रेड, हेल्थ केयर और स्पेस कॉर्पोरेशन पर बातचीत की। बोलीविया जैसे देश लिथियम रिजर्व्स में अमीर है और भारत उस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को एक्टिवली परस्यू कर रहा है। साथ ही इंडिया अपने माइनिंग और रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है ताकि रेयर अर्थ्स की प्रोसेसिंग में अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा सके। ईवी इकोसिस्टम, बैटरी प्रोडक्शन और क्लीन टेक में भारत तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। ऊपर से एक और विजनरी स्टेप पीएम मोदी ने प्रपोज किया है, एक ब्रिक्स साइंस और रिसर्च रिपोजिटरी बनाने का, जहां ग्लोबल साउथ के देश अपने रिसर्च डेटा और नॉलेज शेयर कर सके। यानी ये तो क्लियर सिग्नल है, भारत सिर्फ बोल नहीं रहा, भारत कर भी रहा है। तो दोस्तों, आखिर में बात सिंपल है, चाइना का रेयर अर्थ्स पर स्ट्रेंजल होल्ड दुनिया के लिए सेफ नहीं है। जब एक देश टेक्नोलॉजी, एनर्जी और डिफेंस के लिए एसेंशियल रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए रोक सकता है, तो वो दुनिया के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है।
इसीलिए पीएम मोदी का स्टैंड इतना इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक मूव नहीं, बल्कि एक पुश है टुवर्ड्स अ फेयरर, मल्टीपोलर और रेजिलिएंट दुनिया की ओर, जहां कोई भी कंट्री मोनोपोली के दम पर दुनिया को कंट्रोल ना कर सके। आज हर नए इन्वेंशन का फ्यूचर एआई हो या ईवीज, ग्रीन एनर्जी हो या डिफेंस सिस्टम, सब कुछ डिपेंड करता है क्रिटिकल मिनरल्स के कंट्रोल पर, और जिसका कंट्रोल उसकी चलती है। और शायद इसीलिए आज के समय में एक थॉट प्रोवोकिंग लाइन सटीक बैठती है, अगली जंग तेल के लिए नहीं, लिथियम और कोबाल्ट के लिए लड़ी जाएगी। इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।